सवाल में ही आपने जवाब दे दिया कि सवाल जो उठने चाहिए वो उनके बैटिंग ऑर्डर पे उठने चाहिए कि क्या वो ओपनिंग करनी चाहिए उन्हें, क्या उनको मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। पर अगर सवाल ये है कि क्या वो उसी सेम तरीके से चोट से पहले जैसे वो बैटिंग करते थे वैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो कोई सवाल नहीं, क्योंकि जिस दिन उनको चोट लगी थी उस दिन तो उन्होंने शाम को आके हाफ सेंचुरी मार दी थी। तो उनके फॉर्म होने या ना होने पे कोई सवाल ही नहीं उठता। जो बंदा चोट के बावजूद भी उस शाम को हाफ सेंचुरी मार सकता है तो उस 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ठीक होकर तो फिर अच्छा प्रदर्शन तो दे ही सकता है। देखिए, विराट कोहली से बेहतर कमबैक करना कोई नहीं जानता, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने जो भी इनका करियर चला है ऐसे ऐसे डाउनफॉल इन्होंने देखे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने ट्रोल्स झेले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वापसी करना भी इस खिलाड़ी के लिए कोई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम रहेगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ की हमने बात की तो डिफरेंस है। लाल बॉल और सफ़ेद गेंद से खेलने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। स्पिन गेंदबाज के रूप में अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे समय से एक कुलचा की जोड़ी चला करती थी। वो कुलचा की जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, और इस जोड़ी के साथ अगर भारतीय टीम जाती है तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कॉम्बिनेशन, एक तेज गेंदबाज वाला कॉम्बिनेशन और एक स्पिन अटैक वाला कॉम्बिनेशन, दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस आपको देखने को मिल सकता है कि 3 तेज गेंदबाज हो जाएंगे और 3 आपके स्पिन गेंदबाज हो जाएंगे। दोनों बल्लेबाज को देख रहा हूं मैं रोहित शर्मा के जोड़ीदार के रूप में, और जो अधिक चांस मुझे नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के नजर आ रहे हैं मेरे को। अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपके हिसाब से सलामी बल्लेबाजी के रूप में प्रबल दावेदार हैं? बिल्कुल मेरे ख्याल से, क्योंकि ईशान किशन को कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट की झलक मुझे उनके अंदर नजर आती है। हालांकि उन्होंने दोहरा शतक लगाया था यकीनन बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन शुभमन गिल के अंदर जो उनका एटीट्यूड नजर आता है मुझे एक तरीके से वनडे क्रिकेटर का नजर आता है। उनको T20 में मौका हालांकि दिया गया, वहां पर भी हमने देखा काफी उन्होंने एंकर्ड पारी खेली थी। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी अभी तक जो हमने नहीं देखी बैटिंग करते हुए एक साथ देखने को मिल सकती है। देखिए, आपने बात करी कि शुभमन गिल और ईशान किशन की, एक खिलाड़ी जो अभी तक वनडे सीरीज में इतना दमदार प्रदर्शन नहीं दे पाया और एक खिलाड़ी ने अपने आप को दोहरा शतक लगाकर प्रूफ किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आंकड़े बताते हैं और जो फॉर्म बताती है उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं जगह ईशान किशन की ही बननी चाहिए रोहित शर्मा के हिसाब से। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार 10 जनवरी को गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज में लंबे समय बाद दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह वापसी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से टीम इंडिया जीत के लिए तरसती हुई नजर आ रही है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम वनडे सीरीज हार चुकी है। ऐसे में क्या रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम वापसी कर पाएगी या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों साथी राहुल और अभिनव मौजूद हैं, जिनके साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभिनव, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह इस बार टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। इनकी वापसी के क्या मायने हैं और क्या अनुमान इनके प्रदर्शन को लेकर लगाए जा सकते हैं? जी, मेरे ख्याल से जो जसप्रीत बुमराह की वापसी है तो हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा कि पहले वो स्क्वाड में नहीं थे और उनको बिल्कुल आखिरी में ऐड किया गया है। तो इससे ये दर्शाया जा रहा है सेलेक्टर्स द्वारा या टीम मैनेजमेंट द्वारा कि वो कितने सीरियस हैं 2023 वर्ल्ड कप को लेकर, कि वो नहीं चाहते कि अगर सीरीज मिस हो जसप्रीत बुमराह की। और ऊपर से एक और चीज़ है कि आपने देखा कि एशिया कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो तो हमारी पेस अटैक, हमारी बॉलिंग अटैक, इस वजह से हमें काफ़ी क्या कहते हैं हार का सामना करना पड़ा। तो जसप्रीत बुमराह की वापसी से ये होगा कि हमें कॉम्बिनेशंस जितने जल्दी पता लग जाएंगे, क्या हमारे बॉलिंग कॉम्बिनेशन होंगे, क्या हमारे स्पिनर्स होंगे वगैरह, तो बहुत फायदेमंद होगा जितनी जल्दी ये सब पता लग जाए। और बात करें अगर हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो देखिए वो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं और 2023 वर्ल्ड कप तक तो वो रहेंगे, तो उनको भी ब्रेक खत्म हो रहा है उनका, वो वापस आए तो थोड़ा पता लगे कि उनका क्या फॉर्म है, किस टच में है, क्योंकि T20 आए और ODI बिल्कुल एक अलग फॉर्मेट है। और जिस तरीके से हमने बांग्लादेश की सीरीज एंड की थी ODI की बहुत एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे, तो कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट करना चाहेंगे, खासकर विराट कोहली। तो मेरे ख्याल से मैं वही देखना चाहूंगा कि क्या अप्रोच रहेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली का। रोहित शर्मा भी चोट के बाद वापस आ रहे हैं, तो क्या वो थोड़ा सा संभल कर खेलेंगे? रोहित शर्मा को लेकर ही मेरा सवाल है कि उनके अंगूठे में चोट लगी थी, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए थे, आखिरी वनडे मुकाबला भी नहीं खेल पाए थे और उसके बाद T20 सीरीज में भी वो नहीं दिखे। तो उनकी वापसी को लेकर काफ़ी कुछ ना कुछ सवाल जो है कहीं ना कहीं उठाए जा रहे हैं कि क्या वो दमदार प्रदर्शन वनडे फॉर्मेट में दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि सलामी बल्लेबाजी करते हुए वो कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जैसे ही वो बल्लेबाजी करने आए तो उनका बल्ला चला, वो भी टूटे हुए अंगूठे के साथ। तो ऐसे में क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं इनके? मेरे ख्याल से आपके सवाल में ही आपने जवाब दे दिया कि सवाल जो उठने चाहिए वो उनके बैटिंग ऑर्डर पे उठने चाहिए कि क्या वो ओपनिंग करनी चाहिए उन्हें, क्या उनको मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। पर अगर
सवाल ये है कि क्या वो उसी सेम तरीके से चोट से पहले जैसे वो बैटिंग करते थे वैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो कोई सवाल नहीं, क्योंकि जिस दिन उनको चोट लगी थी उस दिन तो उन्होंने शाम को आके हाफ सेंचुरी मार दी थी। जी हाँ, तो जी उनके फॉर्म होने या ना होने पे कोई सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ, जी जो हाँ, जी हाँ। बंदा चोट के बावजूद भी उस शाम को हाफ सेंचुरी मार सकता है, तो उस 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ठीक होकर तो फिर अच्छा प्रदर्शन तो दे ही सकता है। सवाल पूरा का पूरा सिर्फ उनके बैटिंग ऑर्डर पे रहेगा मेरे ख्याल से। जी हाँ। हालांकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब रोहित शर्मा ने वो हाफ सेंचुरी जड़ी थी घायल अंगूठे के साथ, तो उस समय वो एक लय में थे, लगातार मैच खेले थे, लेकिन इसका उन्होंने टेस्ट सीरीज मिस करी, T20 सीरीज मिस करी, तो कहीं ना कहीं एक टच छूट जाता है आपके पास। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। खेलने का। ये एक कारण हो सकता है तो जिससे जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। agree करता हूँ जितना राहुल। जल्द से जल्द अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो वापसी कर रहे हैं ब्रेक के बाद अपना एक टच हासिल कर लें वापस, और उसके बाद लगातार क्रिकेट इन्होंने खेलनी है, तो एक काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है विश्व कप तक, तो मेरे ख्याल से इनको अपने आप को लगातार फिट रखने की जरूरत है, और बुमराह को भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा वर्कलोड उनके ऊपर कम करने की जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ। मुश्किल से ठीक होकर वापस आए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो क्योंकि- एक चीज मैं जरूर जो नहीं देखना चाहूंगा ना रोहित शर्मा का, कि क्या है कि जनरली मैंने जो देखा है कि वापसी जब कोई करता है ना, तो हाफ सेंचुरी या ऐसे सेंचुरी के लिए भी ना, चाहे वो 100-150 बॉलें खेल के भी मार देते हैं, तो अच्छा होगा, उनके पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा, बट टीम के लिए मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा। और वो एक कप्तान अगर वो वाला अप्रोच दिखाएगा तो जी कहीं हाँ, ना जी कहीं हर खिलाड़ी उस अप्रोच के साथ जाएगा, तो वो एक चीज बस एक अवॉइड करनी पड़ेगी। जी हाँ, जी हाँ। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का अगर बल्लेबाजी उनका नजरिया देखा जाए तो वो आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। 3 दोहरे शतक उन्होंने वनडे क्रिकेट में जड़े हैं, तो उनकी क्षमता पर, उनकी काबिलियत पर तो किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि चोट के बाद वो कैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेकिन बात करते हैं विराट कोहली की। वो बांग्लादेश के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई थी, उस वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में ईशान किशन के साथ उन्होंने भी शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद टेस्ट सीरीज की 4 पारियों में वो बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। उसके बाद T20 आई फॉर्मेट में ब्रेक पर चले गए। तो ऐसे में मानसिक रूप से एक खिलाड़ी के तौर पर, हालांकि वो दिग्गज खिलाड़ी है, तो ऐसे में एक खिलाड़ी की मानसिक स्थिति क्या रहती है कि वो कैसे कमबैक करे? देखिए मेरे ख्याल से विराट कोहली से बेहतर कमबैक करना कोई नहीं जानता, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने जो भी इनका करियर चला है, ऐसे ऐसे डाउनफॉल इन्होंने देखे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने ट्रोल्स झेले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वापसी करना भी इस खिलाड़ी के लिए कोई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम रहेगा। लेकिन टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज की हमने बात की, तो डिफरेंस है, लाल बॉल और सफ़ेद गेंद से खेलने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अपने अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली ने वाइट बॉल में तो अप्रोच अपनी प्राप्त कर ली है, लेकिन रेड बॉल में थोड़ा सा उन्हें और अपने आप को निखारने की या अपनी वो कॉन्फिडेंस को वापस गेन करने की ज़रूरत है। मगर वो वाइट बॉल में अभी वापसी करें तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से उनके बल्ले से हमें कुछ बड़ी पारियां देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपने शुरुआत में ही बात करी थी गेंदबाजी को लेकर, जसप्रीत बुमराह का आपने नाम लिया था। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में वो वापसी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम गेंदबाजों की बात करें और इस सीरीज़ के दृष्टिकोण से देखें, तो जो टीम चुनी गई है उसके हिसाब से प्लेइंग 11 में कौन से 3 गेंदबाज, कौन से 3 तेज गेंदबाज आपके हिसाब से खेलने चाहिए? जी, एक तो जसप्रीत बुमराह तो खुद रहेंगे ही रहेंगे मेरे हिसाब से, और जो बाकी 2 जो मैं देखना चाहूँगा वो रहेगा अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि उमरान मलिक ने बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन दिया था, जहाँ पे उन्होंने, आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने विकेट चटकाई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी और हाँ। श्रीलंका के खिलाफ भी हर मैच में एक बोल्ड उन्होंने जरूर मारा जो एकदम वायरल हो जाता है, ट्रेंड करता है। तो उमरान मलिक का टीम में रहना, एक वो जो पाकिस्तान की टीम एक समय पे करती थी, जो शोएब अख्तर इन एंड आउट पूरे फास्ट बॉलर रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक रोल उमरान मलिक निभा सकते हैं। और वहीं साथ में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, जो दोनों कितने बढ़िया डेथ बॉलिंग एक्सपर्ट्स हैं दोनों, तो एक कहीं ना कहीं ये 3 बॉलरों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में हार्दिक पांड्या, तो जैसे राहुल ने पिछली बार भी कहा था कि वो एक अच्छा पेस बॉलिंग का ऑप्शन तो प्रोवाइड करेंगे ही, तो मेरे हिसाब से ये रहेंगे। जी, और अगर स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो आपके हिसाब से स्पिन गेंदबाज कौन से होंगे? जी देखिए, यहाँ पे अब आपको युजवेंद्र चहल तो जरूर खिलाने ही पड़ेंगे, एक जो प्राइम स्पिनर आपके रहेंगे। साथ ही में जो एक मेरे लिए भी थोड़ी सी दुविधा है वो ये है कि वॉशिंगटन सुंदर भी बहुत बेहतरीन फॉर्म में और अक्षर पटेल भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, तो इन दोनों में से मेरे ख्याल से अगर मैनेजमेंट किसी एक के साथ भी जाएगा तो मेरे को इतना कोई चौंकाने वाली बात मेरे लिए वो नहीं रहेगी, तो इन दोनों में से कोई भी जा सकता है। पर मैं पर्सनली अगर प्रेफर करूँ तो मैं वॉशिंगटन सुंदर को देखना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक फॉर्मेट है। जी हाँ, जी हाँ, जहाँ तक आपने तेज गेंदबाजों की बात करी, आपने उमरान मलिक का नाम लिया। उमरान मलिक एक उभरते हुए सितारे हैं यकीनन भारत के लिए, लेकिन जो सवाल उनकी गेंदबाजी पर उठते हैं वो ये है कि इकोनॉमी उनका काफ़ी ज़्यादा रहता है। चाहे वो वनडे क्रिकेट की बात कर लें, टेस्ट क्रिकेट वो खेले नहीं है, T20 क्रिकेट की बात कर लें, विकेट वो लेते हैं, लेकिन हर मैच में 4 ओवर में वो 40 से ज़्यादा रन दे के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव टीम इंडिया पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रदर्शन में कैसे सुधार लाया जाए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी अंकित भाई, मेरे ख्याल से T20 और ODI में यही एक फ़र्क रहेगा कि T20 में
उनके साथ क्या हो रहा है कि जब भी वो बॉल डालते हैं तो आप उनके देखिए जिस तरीके से वो रन खाते हैं, वो ये है कि टॉप ऑफ द एज लग के कहीं पीछे छक्का जा रहा है, चौका जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैट्समैन ने अच्छे शॉट नहीं खेले हैं, बहुत अच्छे शॉट्स भी खेले हैं, पर उनके कहीं ना कहीं वो 12, 14, 18 रन, और T20 में यही अगर आप 12, 14 रन जोड़ दें तो ऐसा लगता है इकोनॉमी कितनी खराब हो गई है। ओडीआई में दूसरा जो एक अंतर है कि बैट्समैन हर बॉल पे आपके चौका छक्का नहीं देख रहा है, तो वहां पे वो थोड़ा सा कुछ रोकेगा, जो हो सकता है T20 में वो चौके छक्के जाते हैं। वहीं पे उतने ही चांसेस उमरान मलिक के पास 10 ओवर हैं, उतने ही विकेट ज़्यादा लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर कोई एक बॉलर 3-4 विकेट हर मैच में लेके जा रहा है और अगर वो 10-15 रन फालतू भी दे रहा है, तो वो उनसे बढ़िया जो विकेट नहीं ले पा रहे हैं पर थोड़ा सा कम रन दे रहे हैं। ओडीआई में उसका कोई फायदा नहीं अगर आप कम रन दे रहे हो और विकेट नहीं ले रहे। ओडीआई सारा कुछ विकेट लेने के ऊपर इमरान मलिक वो करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल, आपके हिसाब से कौन से 3 गेंदबाज जो हैं वो कल के मुकाबले में खेलने चाहिए? देखिए, अभी मैं 2 विकल्प के साथ तो सहमति रखूंगा कि क्या नाम है, जसप्रीत बुमराह हमारे जो वापसी करें और अर्शदीप सिंह, इन दोनों को मेरे ख्याल से टीम में रहना होगा। लेकिन उमरान मलिक के ऊपर अभी हमने काफ़ी लंबी चर्चा की है, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी सही वक्त है उमरान मलिक को वनडे में लेके आने का, क्योंकि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज हमारे पास पहले से अनुभवी टीममेट्स हैं जो विश्व कप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उमरान मलिक जब T20 में अभी उतना प्रभाव नहीं डाल पाए हैं, उनकी इकॉनमी की आपने बात की खराब है, विकेट उतने अच्छे इंप्रेसिव जो मैच को बदल सके उस तरीके के विकेट उन्होंने नहीं लिए हैं, तो ये सही समय नहीं है उनको लाने का। जबकि मोहम्मद शमी पहले से ही ओडीआई में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं टीम इंडिया के लिए। तो जब हमारे पास अभी विकल्प है वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ महज मेरे ख्याल से 7 या 8 महीनों का वक्त अब हमारे पास है, जी हाँ, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी को मौका मिलना चाहिए, या मोहम्मद सिराज ने भी काफ़ी अच्छी वनडे बॉलिंग पहले करी है। तो ये 3 तेज गेंदबाज मेरे ख्याल से इस मुकाबले में, आपके हिसाब से जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, ये 3 गेंदबाज होने चाहिए। और स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो मेरे ख्याल से अभिनव ने एक विकल्प जो है कुलदीप यादव का नजरअंदाज किया है। मुझे लगता है युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव में से एक पुख्ता स्पिनर टीम चुनना चाहेगी, और दूसरी तरफ जो ऑलराउंडर के तौर पर है वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल पे। हालांकि अभिनव वॉशिंगटन सुंदर कहा था, लेकिन मैं अक्षर पटेल की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने T20 सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उसका वो फायदा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 5 गेंदबाज जो है टीम इंडिया को इस सीरीज में आगे रख सकते हैं। आपने गेंदबाजी की बात करी, उमरान मलिक की बात करी, आपने स्पिन गेंदबाजों की बात करी, और वर्ल्ड कप को लेकर भविष्य में टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए इसको लेकर भी बात करी। तो ऐसे में मुझे जो यहाँ पर लगता है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप जो है वो भारत में होना है, तो ऐसे में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो 3 गेंदबाज रहने वाले हैं वो हार्दिक पांड्या, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, और तीसरा नाम है मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या का नाम मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि T20 फॉर्मेट में हमने उन्हें देखा 144 की स्पीड से भी वो गेंदबाजी करते हैं, विकेट चटकाने की भी काबिलियत रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पहला ओवर जो हार्दिक पांड्या वो डालने का काम कर सकते हैं। भाई दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ये सीनियर गेंदबाज हैं। इन सीनियर गेंदबाजों की भूमिका अगर आप देखें पिछले कुछ समय से तो ज़बरदस्त प्रदर्शन ये देते हुए आए हैं, और वर्ल्ड कप में यही कहीं ना कहीं भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रहने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं स्पिन गेंदबाजों की। स्पिन गेंदबाज के रूप में अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे समय से एक कुलचा की जोड़ी चला करती थी, वो कुलचा की जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, और इस जोड़ी के साथ अगर भारतीय टीम जाती है तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कॉम्बिनेशन, एक तेज गेंदबाज वाला कॉम्बिनेशन और एक स्पिन अटैक वाला कॉम्बिनेशन, दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस आपको देखने को मिल सकता है कि 3 तेज गेंदबाज हो जाएंगे और 3 आपके स्पिन गेंदबाज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस मेरे हिसाब से हो सकता है। क्या सोचते हैं अभिनव आप इस चीज़ को लेकर? जी बैलेंस तो हो सकता है, पर मैं थोड़ा उस हिसाब से जा रहा था कि कुलचा जिसकी आपने बात की कि अभी तक उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट रहा है या मैनेजमेंट किस तरीके से उनको देखती है। तो आपको तो पता ही है कि कुलदीप यादव को कितना अनफेयरली ट्रीट किया गया है। तो अगर अभी तक जो इतने पूरे बिल्डअप तक अगर उनको टीम से कभी बाहर रखा गया, कभी लाया गया है, और अभी सिर्फ 8 महीने बचे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं वो नहीं देखता कि वो एकदम से आएंगे और बोलेंगे कि चलिए अब हम वर्ल्ड कप के लिए कुलचा की एक जोड़ी को देखते हैं। तो उस नहीं, वर्ल्ड कप के लिए नहीं, अभी हम कल की सीरीज को लेकर बात कर रहे हैं। तो जैसे में भी वो नहीं देखेंगे, क्योंकि आप जैसे राहुल ने भी अभी एक बीच में बात की थी कि वो उन्होंने अपने पेसर्स बताए थे और उसमें उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में अक्षर पटेल को चुना। तो मेरा वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर चुनना या एक तेज गेंदबाज कम चुनना इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ 4 ही गेंदबाज होंगे 5 के बजाय।
मेरा ऐसा मानना है। तो ज़्यादा ऑलराउंडर रहेंगे जिसमें हार्दिक पांड्या होंगे, अक्षर पटेल होंगे, हो सकता है मेरे को तो लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर भी साथ में, और ये मैं कल की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे विकल्प देखते हुए ना आपके पास ऑलरेडी जब 2 स्पिनर हैं टीम में, अक्षर पटेल है और सुंदर है और साथ में युजवेंद्र चहल है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप चौथे स्पिनर के लिए भी जाएंगे जहाँ पर कुलदीप यादव होंगे। तो इसलिए कुलदीप यादव को मैं कल की सीरीज और कल के मैच के लिए भी बाहर रखूंगा। जी हाँ, जी हाँ। जहाँ तक गेंदबाजों की हमने लंबी चर्चा कर ली, लेकिन अब बात करते हैं बल्लेबाजी की। राहुल, सलामी बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है। अब सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा की जगह तो कंफर्म है ही, लेकिन उसके अलावा 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, वो है शुभमन गिल और ईशान किशन। इसमें से आप किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में देखना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से बांग्लादेश दौरे के बाद आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इस सलामी जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा की जगह पक्की हो कि आप तो अपने आप को नीचे डिमोट कर लें बैटिंग ऑर्डर में। तो वैसे होना बेहद मुश्किल है, लेकिन अभी हम रोहित शर्मा को ही सलामी बल्लेबाज मानेंगे और इनके जोड़ीदार के रूप में मैं देखता हूँ या तो शुभमन गिल को या फिर ईशान किशन को। दोनों ही बल्लेबाजों ने, दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को चुनना होगा ओपनिंग कॉम्बिनेशन के रूप में। इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को देख रहा हूं मैं रोहित शर्मा के जोड़ीदार के रूप में, और जो अधिक चांस मुझे नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के नजर आ रहे हैं मेरे को। रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपके हिसाब से सलामी बल्लेबाजी के रूप में प्रबल दावेदार हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से, क्योंकि ईशान किशन को कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट की झलक मुझे उनके अंदर नजर आती है। हालांकि उन्होंने दोहरा शतक लगाया था यकीनन बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन शुभमन गिल के अंदर जो उनका एटीट्यूड नजर आता है वो मुझे एक तरीके से वनडे क्रिकेटर का नजर आता है। उनको T20 में मौका हालांकि दिया गया, वहां पर भी हमने देखा काफी उन्होंने एंकर्ड पारी खेली थी। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी अभी तक जो हमने नहीं देखी बैटिंग करते हुए एक साथ देखने को मिल सकती है। देखिए, आपने बात करी कि शुभमन गिल और ईशान किशन की, एक खिलाड़ी जो अभी तक वनडे सीरीज में इतना दमदार प्रदर्शन नहीं दे पाया और एक खिलाड़ी ने अपने आप को दोहरा शतक लगाकर प्रूफ किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आंकड़े बताते हैं और जो फॉर्म बताती है उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं जगह ईशान किशन की ही बननी चाहिए रोहित शर्मा के हिसाब से। लेकिन मैं अभिनव आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी होनी चाहिए ओपनिंग में, पर होएगी नहीं क्योंकि रोहित शर्मा रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए रोहित शर्मा और ईशान किशन खेलेंगे, क्योंकि एक ना एक अग्रेसिव प्लेयर चाहिए। अगर ये कुछ साल पहले सवाल पूछा होता तो दोनों ही अग्रेसिव प्लेयर होते, पर अब मैं रोहित शर्मा को उतना अग्रेसिवली नहीं देखता हूँ उस टीम में, अगर ईशान किशन उनके साथ बल्लेबाजी करेंगे तो। जी हाँ, ठीक है। और ऊपर से इनका एक मुंबई इंडियंस का भी कनेक्शन है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जोड़ी अच्छी रहेगी एक पूरे एक वर्ल्ड कप के बिल्डअप के तौर पे। शुभमन गिल के लिए मेरे को थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा कि वो इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी अगर उनको बाहर बैठना पड़े, या मैं कहूंगा कि अगर उनको लोअर डाउन ऑर्डर भी आना पड़े, तो भी कहना कहीं उनके जैसे बल्लेबाज के लिए। जी हाँ, उनकी शुभमन गिल की भी काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी, इस खिलाड़ी पर इतना भरोसा टीम इंडिया ने पिछले 1 से 1.5 साल तक दिखाया था। उस खिलाड़ी को कप्तान भी बनाया गया, उप कप्तान भी बनाया गया और सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रबल दावेदार भी माना गया, लेकिन एक वनडे सीरीज में उनका खराब फॉर्म और अचानक से बाहर कर दिया गया। नाम है शिखर धवन। क्या सोचते हैं इनके बारे में? अंकित, अगर मैं सच बताऊं तो देखिए, बाहर होना तो तय था, क्योंकि जितना अगर उनका कम प्रदर्शन या अगर उनका एवरेज प्रदर्शन भी रहा है, तो उनके जो बाकी लोग हैं आसपास, ईशान किशन हो गए, शुभमन गिल हो गए, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जिस वजह से उनको बाहर बैठना पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर मैच में बहुत ही खराब खेले हैं या इतना बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करते इंडियन टीम में होना, डिजर्व करते हैं, पर जो बाकी लोग हैं वो उनसे बहुत आगे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको छोड़कर शिखर धवन को लेना ये अन्याय होगा। हालांकि मैं चाहता था कि वो कहीं ना कहीं एक इस इंडियन सेटअप से बने रहें, क्योंकि आपने उनको 1.5 साल से एकदम रोहित शर्मा जब भी ब्रेक पे होते थे उनको अपने स्टैंड एंड स्किपर बना रखा था, और अब एकदम से मतलब जब ऐसा था कि T20 में आप फोकस मत करिए, टेस्ट में आप फोकस मत करिए, क्योंकि आप ODI 2023 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आपका जाहिर सी बात है आखिरी वर्ल्ड कप रहेगा। पर अब 8 महीने पहले आकर ये सुनना कि आप टीम से बाहर ही हैं बिल्कुल ही, तो वो थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से एक प्लेयर के लिए बहुत ही बुरा लगेगा, उनको कॉन्फिडेंस भी पूरा टूट चुका होगा। तो कहीं ना कहीं उनको इंडियन सेटअप के साथ बने रहना चाहिए। गलत बात होगी अगर उनको खिलाया जाए, ये मेरा मानना है। अच्छा। और आपके हिसाब से जो शिखर धवन को लेकर निर्णय लिया गया है कि उन्हें बाहर कर दिया, आप उन्हें देखते हैं कि उन्हें भविष्य में वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से टीम में रहना चाहिए? देखिए, आगे बढ़ना तो कुदरत का नियम है और हमें भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा और युवा खिलाड़ियों को मौका लगातार देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आने वाले वर्ल्ड कप की बात नहीं है, उसके अलावा भी कई सारी अहम सीरीज और टूर्नामेंट्स आएंगे। तो ये सही वक्त है मेरे ख्याल से कि शिखर धवन को ड्रॉप कर दिया जाए। हालांकि बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन बेशक काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने पर्याप्त योगदान नहीं दिया है वनडे टीम में, टीम इंडिया की। तो ऐसे में मेरे ख्याल से सही विकल्प टीम इंडिया ने लिया है, क्योंकि ये आप देश की बात कर रहे हैं, देश को जी हाँ, कहीं ना कहीं रिस्क वो लेना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो कड़े फैसले लेने पड़ेंगे कि हमें कि युवा खिलाड़ियों को मौके देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ियों को अब मौके दिए जाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस
शो पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम एक और शो आपके लिए लाएंगे। फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।